गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में, स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डू एज डायरेक्टेड। हमें पता है हमारी ग्रामर 10 मार्क्स की आती है, तो 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स हमारे ग्रामर के फिलर्स आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, रिक्त स्थान पूर्ति वाले, और 10 मार्क्स में से जो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स हमारे डू एज डायरेक्टेड आते हैं। हमने ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे हमारे, 5 मार्क्स का आते हैं। तो बचे 5 मार्क्स, तो उसमें ये आते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लिमिटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये लिमिटेड क्वेश्चंस आपके रेमेडियल वाले हैं। तो रेमेडियल में देखिए आपकी 1 into 5 लिखा हुआ है। 1 into 5 मतलब एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपके 5 क्वेश्चन आते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो आप डू एज डायरेक्ट में आपको करना होता है, इसमें कुछ चीज़ें फिक्स है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। एक टाइप होती है, इसमें 5-6 टाइप होती है, इसमें एक और भी होती है, 6-7 टाइप होती है। उसमें से रिपीट होकर 5 क्वेश्चन आने हैं हर। इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ इसलिए लगता है क्योंकि हर क्वेश्चन में नया रूल लगेगा। जैसे डू एज डायरेक्ट फर्स्ट टाइप दे रखा है ना, चेंज द टेंस। इसमें टेंस चेंज करने के लिए बोला गया है, तो टेंस चेंज करना होगा। इसमें भी आपके कुछ फिक्स ये 3 क्वेश्चन है। आपने पिछली एग्जामों में भी देखा होगा कि क्लास 10 के जो आपके पेपर हुए हैं, क्वार्टरली एग्जाम हुई है, हाफ ईयरली एग्जाम हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। देखिए इसमें हमारा पहले टाइप है चेंज द टेंस। हमें इसमें टेंस चेंज करना है। ये 3 क्वेश्चन है आपके। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। मैक्सिमम एग्जाम जो आपकी पिछली एग्जाम हुई है, इसमें आपको देखने को मिला होगा। पहला क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस। मतलब देखिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसको हमें सेंटेंस को स्काई में चेंज करना है, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हम आपकी एक फुल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरे टेंस डिस्कस किए जाएंगे। अब टेंस को एक वीडियो में करने में बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप सिर्फ ऊपर से समझ लीजिए। अभी दे आर सेलिंग देयर हाउस, अब सेलिंग ING आया है, मतलब क्रिया अभी चल रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसको आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आपका कोई कार्य अभी वर्तमान में शुरू हुआ है और वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट मतलब कोई चीज़ पूरी हो जाना। तो दे आर सेलिंग देयर हाउस मतलब वह अपना घर बेच रहे हैं, ये बात हो रही है। तो हमें उसे कंप्लीट बताना है, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अगला क्वेश्चन है हमारा दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। मतलब वहाँ यहाँ पे कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब भूतकाल में कोई कार्य चालू हुआ है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, भूतकाल से कार्य चालू हुआ और अभी तक वो कार्य चल रहा है। तो इसका क्या होगा, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। मतलब वह यहाँ पे कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, हैड बीन प्लेइंग आ गया है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। जब आपको टेंस की पूरी क्लास होगी तो आपको एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर होगा। ही टॉट इंग्लिश, मतलब वहाँ हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसको हमें बदलना है टाइम में प्रेजेंट। देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कार्य कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ही टीचर्स इंग्लिश, वहाँ में इंग्लिश पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अगला है आपका नेगेटिव। इनमें आपको रूल याद करना है नेगेटिव वाला, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको पहला वाक्य दिया है शी स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब वह सत्य बोलती है। पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, पहले आप हिंदी में उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर आप हिंदी में उसका अर्थ निकालिए, हिंदी में नेगेटिव करके फिर आप इंग्लिश में नेगेटिव कर लीजिए, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। जैसे स्पीक्स द ट्रूथ, अब इसमें ग्रामर के छोटे छोटे रूल काम करते हैं। जैसे शी स्पीक्स द ट्रूथ, अब इसमें शी है, शी हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा डज आता है, तो क्या आएगा, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नोट इस वजह से आया क्योंकि नेगेटिव में लिया गया है इसे, तो इसका आंसर क्या होगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलती है। अगला है ही डिड हिज वर्क वेल। जब भी डिड वर्ड आ जाए तो आप डिड नॉट कर दीजिए, उसे आपका आंसर सही हो जाएगा। ही डिड हिज वर्क वेल, उसने अपना कार्य अच्छे से किया, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल मतलब उसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया। डू इस वजह से आया क्योंकि डू को वर्ब के फॉर्म में लिया है हमने। अगला क्वेश्चन होगा हमारा शी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया। शट आया है, शट आपको पास्ट की फीलिंग दे रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसमें भूतकाल की बात हो रही है, तो देखिए भूतकाल की जब भी बात होगी तो डिड आ जाएगा। तो शी डिड नॉट शट द डोर, उसने दरवाजा बंद नहीं किया। ठीक है, अगला अनीता रीड रामायण एवरीडे। अनीता रामायण रोज पढ़ती है, तो अनीता डिड नॉट रीड रामायण
एवरी डे, मतलब अनीता डिड नॉट रीड रामायण एवरी डे, मतलब अनीता रोज रामायण नहीं पढ़ती है। अगला है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। हैज़ ही टेकन टी, अब हमें पता है किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। पर जब भी हमारा इंटरोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वर्ब की सहायक क्रिया होती है, वो सबसे आगे आ जाती है। देखिए इसमें हेल्पिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। टेकन क्या है हमारा, वर्ब है। और टी ऑब्जेक्ट है। और हैज़ जो बचा हुआ है वह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो सबसे पहले हमें सहायक क्रिया को ले आना है। तो हैज़ ही टेकन टी और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो क्या उसने चाय पी, ये हमारा सवाल बन चुका है। अगला, शी लिव्ड इन शिवपुरी, वहाँ शिवपुरी में रहती है। अब इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। लिव्ड आया, लिव्ड मतलब भूतकाल, अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है और भूतकाल की फीलिंग आ रही है, तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, जब भी भूतकाल की बात होगी तो डिड आ जाएगा। अगला है आपका अरेंजमेंट ऑफ जंबल, जंबल वर्ड भी बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं इन्हें, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अव्यवस्थित वर्ड्स होते हैं, उनको जमा कर आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे इन द चिल्ड्रन इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। अब आपको कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, पर इसको थोड़ा सा पढ़ने में समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। इसको आपको सबसे पहले पढ़ना है, 1 2 बार 3 बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। अब जो भी बात हो रही है आप उसको समझेंगे, अब वाक्य बनाएंगे। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, नाउन क्या हो सकता है। तो नाउन है हमारे चिल्ड्रन, फुटबॉल में हमारा चिल्ड्रन है, पर हमारा नाउन सबसे पहले देखा हमने। देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले नाउन क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, प्लेइंग हमारा वर्ब हो गया है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर फुटबॉल इन द पार्क, मतलब बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं पार्क के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत बार रिपीट हुआ है सेम वाक्य। आई लाइक स्वीट्स, मतलब स्वीट लाइक आई, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो आई आया है, आई मतलब प्रोनाउन आया है, लाइक आया है, वर्ब आया है, और स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो आई लाइक स्वीट्स आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से कंबाइंड और कंजंक्शन, ये आपको मैं बस सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, इसके डीप में पढ़ेंगे हम आगे जाकर, पर अभी आप सिर्फ बेसिकली समझ लीजिए कि आप इतना कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आपको एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से 5 में से 5 क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिल सकते हैं, और 2-3 तो आपको कम से कम मिलेंगे इसमें से, सेम वर्ड के साथ मिलेंगे। कंबाइन सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन, कंबाइन मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ना, और कंजंक्शन मतलब जो 2 चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ होती है। इसको एक तरह से फेविकॉल या ग्लू माना जाता है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे 2 वाक्य दिए हैं, ही इज़ रिच, वहाँ अमीर है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वहाँ खुश नहीं है, इन दोनों को येट वर्ड से जोड़ना है। अब येट मतलब होता है फिर भी, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, इन दोनों को जोड़ना है। तो वहाँ अमीर है फिर भी वहाँ खुश नहीं है। अब हो सकता है कुछ इशू हो, आप समझिए उस चीज़ को। तो ही इज़ रिच, वहाँ अमीर है फिर भी वहाँ क्या नहीं है, खुश नहीं है। येट मतलब होता है फिर भी के वर्ड की जगह यूज़ होता है। अब अगला है हमारा दे प्लेड वेल। आप इन क्वेश्चन में आंसर आपको दिख रहा है, पर आप कोशिश कीजिए कि आप पहले आंसर करें खुद से और फिर आगे जाके आप उसमें लगा दीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। दे प्लेड वेल, वहाँ बहुत अच्छे से खेले। दे कुड विन, दे कुड नॉट विन द मैच, मतलब वहाँ बहुत अच्छे से तो खेले परंतु फिर भी वहाँ क्या नहीं जीत पाए। कभी नेगेटिव चीज़ होगी, थ्रो जब लगता है जब कोई चीज़ कर रहे हो, अच्छा आप कर रहे हो और उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। देखिए कंबाइन यूजिंग द थ्रो, थ्रो लगा के आपको जोड़ना है, तो देखिए हमें थ्रो लगा के जोड़ना है। तो थ्रो दे प्लेड वेल, वहाँ अच्छे खेले परंतु क्या हुआ, वहाँ नहीं जीत पाए। तो हमें थ्रो जब भी आता है, जब सबसे पहले आ जाएगा ये थ्रो वर्ड जो आता है, और ये जब लगेगा जब आपने कुछ अच्छा कार्य तो किया पर उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल गया। जब थ्रो लगता है आपको तो क्या, थ्रो दे प्ले वेल, वहाँ अच्छे से खेले फिर भी क्या हुआ, वहाँ जीत नहीं पाए। अगला, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास एनी एग्जाम दिस एग्जाम इजीली। अब सो दैट वाला तो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको करना ही है। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इस सबसे इजी क्वेश्चन भी यही होता है आपका। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हटाकर आपको सो लगाना है, सिंपली सो लगाएंगे, और उस कारण से कुछ हो रहा है तो फुल स्टॉप हटाकर आप डेट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एग्जाम दिस एग्जाम इजीली, अमन बहुत इंटेलिजेंट है, वह इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, मतलब जो लंबा व्यक्ति है डॉक्टर है। द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, वह लंबा व्यक्ति मेरे पिताजी से बात कर रहा है।
अब आप तो दो वाक्य दिए गए, अब एक बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है हु लगाकर। तो द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर, मतलब जो लंबा व्यक्ति मेरे पिताजी से बात कर रहा है। अब जैसे हिंदी में हम बोलते जो, वह लंबा व्यक्ति जो मेरे पिताजी से बात कर रहा है वह डॉक्टर है, तो जो शब्द है उसके लिए भी हु यूज कर लिया है। मोना इज एब्सेंट, सी इज नॉट वेल। अब देखिए इस बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, मतलब कारण बता रहा है। मोना इज एब्सेंट, मोना एब्सेंट है आज, क्यों? क्योंकि वह बीमार है। शी इज नॉट वेल, वह बीमार है इस वजह से। तो इसका आंसर लिखा नहीं है पर हम समझेंगे मोना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज नॉट वेल। ठीक है, फुल स्टॉप अटैक है, सिर्फ हमें ये लगाना। अब यूज आएगा, यूज ऑफ अनलेस एंड इफ। अनलेस मतलब जब तक और इफ मतलब यदि। ये भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ये भी आता है एक 100 डेट वाला क्वेश्चन और एक अनलेस और इफ वाला क्वेश्चन, ये जरूरी में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको और समझ लीजिए, आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अनलेस इट रेन, अनलेस में अंदर नेगेटिव होता है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ लेनी है। अनलेस पहले से नेगेटिव होता है, अनलेस उसमें आपको दिख रहा है अन लगा हुआ है, नेगेटिव है। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, मतलब जब तक बारिश हो रही है तब तक हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, इस तरीके की बात हो रही है। तो देखिए इसको आपको लगाना है री राइट, री राइट मतलब आपको दोबारा से लिखना है। द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस हटाकर आपको इफ लगाना है। तो इसको हमें अर्थ का अनर्थ ना हो तो जमाना पड़ा इफ इट रेन्स, इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल, मतलब यदि बारिश हुई तो यदि इफ डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे। बोले श्योर लगाया है, मतलब संभावना बता रहे हैं कि इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यदि बारिश नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे। और पहले में आ रहा था अनलेस, जब तक बारिश होगी जब तक हम स्कूल नहीं जा सकते, वो वाली बात हो रही थी। ठीक है, अगला देखेंगे तो समझेंगे। अनलेस इसमें आता है, इसमें पहले से नेगेटिव होता है तो नेगेटिव दोबारा नहीं लगा जाएगा। अगला है हमारा इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, मतलब यदि वह टाइम पे नहीं आएगी, इफ हटा के इसमें हमें रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस मतलब जब तक और इफ मतलब यदि, तो यदि वह स्कूल टाइम पे नहीं आएगी तो टीचर विल पनिश हर, तो जब तक वह टाइम पे नहीं आएगी टीचर विल पनिश हर। जब अनलेस शी कम ऑन टाइम मतलब जब तक वह स्कूल नहीं समय पे नहीं आएगी टीचर उसे पनिश करेंगे। ये हमारे डू एज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें हम टाइप काउंट करेंगे कितने टाइप हमने कर चुके हैं। देखिए पहला टाइप है हमारा चेंज द टेंस, टेंस चेंज करने के लिए आएगा। दूसरा टाइप है हमारा चेंज इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव करने के लिए आएगा। तीसरा टाइप आ गया इंटरोगेटिव करने के लिए। चौथा टाइप आया है हमारा जम्बल वर्ड। पांचवा टाइप आया है कंजंक्शन का और छठा टाइप आया है हमारा यूज ऑफ अनलेस और इफ वाला। मतलब आप 5-6 टाइप के अंदर आप इतनी टाइप कर लेते हैं, इनको एक एक बार समझ लेते हैं तो आपके जो 5 मार्क्स है वो कहीं नहीं जा रहा है, आप आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसके पहले हम एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है, अब इसके आगे हम लॉन्ग आंसर वगैरह शॉर्ट आंसर ये सब डिस्कस करेंगे। बाकी हम बेसिक सारी चीज़ें आपकी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर इतना भी कर लेते हो तो आपको लगभग 75 में से आप 50+ मार्क्स लाओगे। सिर्फ आप इसको कीजिए, आप बार बार रिपीट कीजिए इन वीडियो को। चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, आपकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 10 और क्लास 9 के लिए। आप जिस भी क्लास में हो आप उस चीज़ को देख सकते हो। डू एज डायरेक्टेड दोनों क्लास के लिए सेम होते हैं। 9th क्लास के लिए थोड़ा लेवल ईजी रहता है, 10th के लिए थोड़ा लेवल हाई रहता है। अगर आप आगे और जो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आगे कंटेंट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।